Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. It's Grassy Gori here, and you are me watching me. You are watching me on my YouTube channel. It's Grassy Gori. Okay, so let's start this video. In this video, we will particularly talk about your chapter number first, class 11th, The Living World. Okay, so let's start it. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था सीधे ही स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन होना चाहिए ना। तो देखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा है। इफ़ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। नाउ व्हाट डज इट मीन? लाइक कि अगर यार तुम बहुत महान चीज़ें नहीं कर सकते या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, तो जो तुम छोटी चीज़ें कर रहे हो उन्हें ही ग्रेट वे में कर दो। लाइक बायोलॉजी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ऐसी बायोलॉजी की पकड़ होनी चाहिए तुम्हारी, मतलब कि पकड़ इतनी तकड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कि तुम्हारी पूरे क्लास में, छोड़ो स्कूल में, तुमसे ज़्यादा अच्छी बायोलॉजी किसी को आती ना हो। होप सो कि तुम समझ गए होगे। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। ठीक है, सेम चीज़ें ना करो यार। प्लानिंग कर रहे हो वो भी चेंज करो हफ्ते 2 हफ्ते बाद। ये नहीं कि डेली चेंज कर दो, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद चेंज करते रहो, मूड अच्छा रहता है। तो दूसरी चीज़ है कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ठीक है, और जैसे कि ये बच्चा हंस रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत हंस लें, अच्छा होता है यार सेहत के लिए। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 1 है। रिलैक्स होके अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, बकवास है। जो बच्चे बड़ी बड़ी बुक का पीडीएफ, मतलब कि सॉरी, बड़ी बड़ी बुक पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, समझ नहीं आता यार, वो सारी बुक्स एनसीईआरटी से बनी है। इससे अच्छा एनसीईआरटी को पढ़ लो, अच्छे रहोगे। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से ही। ठीक है, इसका फर्स्ट लाइन क्या है? हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। वाह, कितनी अच्छी लाइन है। देखो कि ये जो दुनिया है, जो ये लिविंग वर्ल्ड है, ये कितना ज़्यादा अद्भुत है, कितना ज़्यादा वंडरफुल है ना। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। सही बात है, कितनी ज़्यादा वैरायटी है। इंसेक्ट हैं, काऊ है, डॉग है, कैट्स हैं, मतलब कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। हैबिटेट क्या होता है अभी कईयों को नहीं पता होगा, एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता होगा। बेटा, जहाँ पे ये कोई वो प्लेस जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ रह रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो लॉयंस वगैरह हैं वो अपने जंगलों में रह रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, निवास स्थान या कुछ ऐसे बोल देते हैं। in which we find living organism to be it cold mountains, forest, ocean, freshwater lake, ऐसा ऐसा। ठीक है, मतलब कि यार देखो कितनी, मतलब कि अद्भुत सी दुनिया ना, कि कोई बहुत ठंडी जगह पे रह रहा है, कोई बहुत गर्म जगह पे रह रहा है, कोई वाटर में रह रहा है, तो कोई सिंपल रह रहा है, वाटर के बिना रह रहा है। वाटर के बिना नहीं, मतलब कि पानी के अंदर नहीं रह रहा, घरों वगैरह में हम इंसान रह रहे हैं, है ना। तो इसके बाद बोलती है एनसीईआरटी द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। अभी गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है? गैलोपिंग का मतलब होता है बेटा दौड़ना। ठीक है, दौड़ता हुआ घोड़ा। माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर। वैली का मतलब होता है घाटी, फ्लावर्स की घाटी। ठीक है, और अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। मतलब कि ये सारी कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये रही ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें। पहले मैंने सोचा था ये स्लाइड ऐड नहीं करूँगी, फिर मैंने सोचा कर ही देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका गैलोपिंग हॉर्स है, ये होते हैं सैंड माउंट्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। और एक आपकी जीके के लिए बता दूँ, जनरल नॉलेज के लिए, कि जो फ्लावर ऑफ वैली है ना, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, ये डिस्ट्रिक्ट है, इसे वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऐसी प्लेस है जिसे वैली ऑफ फ्लावर बोला जाता है। तो चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग populations ऑफ अ कम्युनिटी और even a molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. Now what does it mean? Like यार देखो, जो सेल के अंदर इतना ज़्यादा कुछ होता है,
है ना। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं। फूड चेन है हमारी इकोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कितना ज़्यादा कुछ है ना कि जैसे लॉयन है, शेर है, बकरी को खाता है, तो ये सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती है उनके बीच। तो ये सारा कुछ है क्या, ये हमें ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि लाइफ असल में है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। लाइक जब तुम बात करते हो लाइफ की कि व्हाट इज़ लाइफ, तो इसके साथ दो क्वेश्चंस आपके मन में और आते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन टेक्निकल वन है कि व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग। मतलब कि नॉन लिविंग से लिविंग में क्या डिफरेंस है, मतलब कि कौन सी चीज़ है जो हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती है, ठीक है। तो सेकंड आता है फिलोसफिकल वन। इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। कि यार सही बात है, जब हम बात करके लाइफ है क्या, तो पहला तो यही आएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर हुआ। दूसरा क्या आएगा कि पर्पस क्या है। अभी एज अ साइंटिस्ट हमें फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर लग गया पता कि मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग से हम क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि सही बात है कि जैसे भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई है तो इसका आंसर तो वही जानते हैं कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ, मतलब पर्पस क्या है हमारी लाइफ का। लेकिन सभी का अलग अलग नज़रिया होता है लाइफ को देखने का, है ना। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, तो इसी वजह से नेवर गिव अप इन योर लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर। क्योंकि हम सभी का पर्पस है, बट क्या है कैसे है वो नहीं हम पता लगा सकते हैं ना। बट हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट कहते हैं कि वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो सेकंड का नहीं बता सकते, तो उसके बारे में चर्चा ही क्यों करें, क्योंकि हमें तो बस नंबर लेने हैं। इसी वजह से हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। देखो यार, लिविंग की सिंपल और एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है ये, ठीक है। ये है व्हाट इज़ लिविंग। इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रो, सॉरी यार ये थ्रो के स्पेलिंग गलत पड़ गए, थ्रो है, ठीक है, ये है ऐसे है, ठीक है। थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड्स टू ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे है थ्रू है, ओके। तो चलो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ लिविंग, तो लिविंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स that express itself through chemical reaction which leads to growth, metabolism and reproduction। मतलब कि ये एक यूनिक अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस से, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होती है। तो ये लिविंग कुछ ऐसी है, ठीक है। अभी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लिविंग। घबरा मत जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ ये सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये है, तो चलो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। वी when we try to define living when we try to define living wait we conventionally look for distinct characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment, mount a stable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism। मतलब कि जब भी हम सोचते हैं कि what is living, तो ये कुछ ज़्यादा ही हमारे माइंड में आ जाता है। या समझ लो जो पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है कि हम में से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें, जो नॉन लिविंग में नहीं है, हम में है, ठीक है। ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, अबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें हमारे मन में अक्सर आ जाती हैं। वन कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। इसके ऊपर गौर करना, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह भी हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हम लिविंग्स में होती है ना, नॉन लिविंग में नहीं होती। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे,
ठीक है, कि लिविंग है क्या ये मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लिविंग से नॉन लिविंग में अलग करती हैं, हमको डिस्टिंग्विश करती हैं, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इस एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा डिफाइनिंग फीचर है जिससे हम बोल सकते हैं कि अगर ये है तो वो लिविंग है, अगर ये नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसे पहले अभी हम चर्चा करते हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक है, अभी हम ग्रोथ में यहाँ से ग्रोथ का स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ पढ़ेंगे सबसे पहले। कि हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ग्रो। ग्रो का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ का इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। लाइक मास में कैसे इंक्रीज होना? जब आपका बर्थ हुआ था तब आप बिल्कुल छोटे से थे, वही 25-30 साल के बाद आप बड़े हो गए। तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रोथ ही तो हो रही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रोथ। अभी आपके मास में भी इंक्रीज हो रहा है ना? तो ये होगी ग्रोथ। नेक्स्ट एक और भी लाइन थी, यहाँ पे लिखा है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन से। इन प्लांट दिस ग्रोज बाय ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। मतलब क्या है कि जो प्लांट्स है, ये मैं बताती हूँ, इस लाइन का बताती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ टाइम उनकी चलती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स दिस ग्रो इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। कि जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। वो ऐसे नहीं होता कि पूरा मतलब अपने लाइफ टाइम उसमें ग्रोथ होती रहेगी। एक लिमिट होती है, उसके बाद आपकी जो सेल की डिवीजन है वो भी होनी बंद हो जाती है, ग्रोथ होनी वगैरह बंद हो जाती है। ठीक है। However, cell divisions occur in certain tissues to replace lost cells। मतलब क्या है कि जो सेल की डिवीज़न होती है वो अकर होती है कुछ कुछ टिश्यूज़ में, कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। मतलब कि जो आपके सेल खराब हो चुके हैं या जिन्हें हम बोलते हैं जो मर जाते हैं सेल, है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए जो सेल डिवीज़न है वो होती रहती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, ग्रो बाय सेल डिवीजन। अभी मुझे पता है, आई एम 100% श्योर कि अभी यहाँ 11th में आ चुके हो, तुम्हें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ना डिफरेंस नहीं पता होगा। भाई हो सकता है जो 12th के बाद मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको पता हो, बट आई एम 100% श्योर कि नहीं पता होगा। तो पहले मैं यही बता देती हूँ कि यूनि और मल्टी में क्या डिफरेंस होता है। तुम आओ यहाँ पर। यस, ये रहा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। मतलब कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मल्टी का नाम से क्लियर है, मोर देन वन सेल। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। यहाँ से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर्स होती है। ठीक है, वो मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्ट आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। मतलब आप अपनी आंख से उन्हें देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने मोस्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे ऑल नहीं लिखा। ठीक है, तो कुछ ये होती है इनकी कहानी, यूनिक की और मल्टी की। कभी और कोई पूछ लेता है तो तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यहाँ तक तो हो गया ना। अभी ये कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अभी इसका क्या मीनिंग हुआ इन विट्रो कल्चर का? इन विट्रो कल्चर क्या होता है कि सिंपली तुम समझ कि ये एक मेथड होता है जो यूजली लेबोरेटरीज में किया जाता है। ठीक है, इस मतलब कि मेथड को ज़्यादातर किया ही क्यों जाता है? बिकॉज ये अप्लाइड किया जाता है फॉर द ग्रोथ और वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट सेल और टिश्यू के लिए। ठीक है, मतलब कि किसी प्लांट के सेल या टिश्यू को अगर ग्रो करवाना है तो वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस में
उसको ग्रोथ करवाया जाता है, ठीक है, लैब्स वगैरह में, उसे बोलते हैं इन विट्रो कल्चर। तो ये क्या कहता है कि मतलब जो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो हमने बोला कि सेल डिवीजन से ग्रो होते हैं, तो इनको हम इन विट्रो कल्चर में अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इनके सेल्स को। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स growth and reproduction are mutually exclusive events। शब्दों के ऊपर गौर करना है, exclusive events वो क्या होता है? exclusive events वो होते हैं that not happen at the same time, simultaneously, जो नहीं होते, ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं कि जहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पता ही अभी क्या होते हैं एनिमल, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, यंग वंस का रिप्रोड्यूस होना, ग्रोथ होनी, वो एक साथ नहीं होते। लेकिन पूरी बात सुनना, लेकिन जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वेट मैं तुमको दिखा देती हूँ, आई थिंक अगर पिक्चर होगी तो, नहीं है, चलो सिंपल समझ लो कि लाइक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, उनमें ये कैसे होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव होती है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को कि जो हायर एनिमल और प्लांट हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब कि ये दोनों एक साथ नहीं होते। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उनमें ये कैसे इवेंट होते हैं, इंक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होती है। तभी तो ऐसा होता है कि जब उनका मास बढ़ता है तो बाद में डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ज़्यादा ही थी, मैंने ये कर दिया, समझ लेना, ओके। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का सिंपल, अगर इंक्लूसिव आए तो वो किस में होती है, आपके यूनिसेलुलर में लाइक बैक्टीरिया। एक्सक्लूसिव किस में होती है, हायर प्लांट और एनिमल्स में। एक्सक्लूसिव का मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो इवेंट जो सेम समय पे हैपन नहीं होते, इंक्लूसिव जो सेम समय पे होते हैं, ओके, होप सो समझ गए होगे। इन मेजॉरिटी ये हो गया ना, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। देखो, बॉडी मास में इंक्रीज होना कंसीडर क्या किया जाता है, ग्रोथ। सही बात है, अगर किसी चीज़ का मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ ही तो हो रही है, वो स्टॉप तो नहीं हो गई ना, ग्रो ही तो कर रहा है। एक टाइप का पौधा है, पहले छोटा सा सा जब आपने गार्डन में लगाया था, 6-7 महीने बाद वो बढ़ गया, तो क्या बोलोगे, उसे ग्रोथ ही तो बोलोगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्रिएशन फॉर ग्रोथ। हम देखो यार, सिंपल सी बात है, ग्रोथ बोलते ही इसको है कि बॉडी मास में इंक्रीज होना। तो ऐसे अगर देखा जाए ऐसे तो फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट सॉरी, है ना, वो भी तो ग्रो ही करते हैं। कैसे? माउंटेन बाउंडर्स, बाउंडर्स क्या होते हैं, पत्थर। सैंड माउंट्स क्या होते हैं, रेत के टीले, हिंदी में टीले टूले बोलते हैं, ठीक है, समझ लेना। जैसे मैंने आपको पहले दिखाई हुई थी इसकी पिक्चर, डू ग्रो, ये भी तो ग्रो करते हैं। माउंटेन्स आपने देखा होगा कि इनके ऊपर बर्फ़ अक्सर जमती रहती है, अगर ऐसा है तो थोड़े टाइम बाद इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि मतलब माउंटेन्स जो हैं ये ऐसे ग्रो करते रहते हैं, तो ग्रोथ ही हुई ना, तो इससे हम ये बोल देंगे कि वो भी लिविंग ही हो गया, नहीं कह सकते। इसी वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जाता। मेन रीज़न इस चीज़ के पीछे क्या है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन्स हो गए, आपके सैंड माउंट्स हो गए, बाउंडर्स हो गए, ये भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगी इसकी कहानी बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। बस ये मेन लाइन पता है क्या है, ये वाली है इसकी, ये वाली, इसको अच्छे से रट लो, 5 स्टार लिख लो इसके ऊपर। तो देखो यार, अभी अभी ग्रोथ से भी बात नहीं बनी, तो अभी हमें कुछ और भी चाहिए।
क्या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं कि लिविंग का वो डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है कि हाईलाइटिंग करेक्टर दैट डिस्टिंग्विश अ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। कोई हाईलाइटिंग सा करेक्टर हो कि जिसको देख के कह सके ये है तो लिविंग, अदरवाइज नॉन लिविंग। समझ आ गई? तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, मुझे लगता है मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जिसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं और जो मैक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, उनमें हम रिप्रोडक्शन मेनली किसको बोलते हैं कि न्यू यंग वंस का प्रोड्यूस होना, जो कि या तो सेम हो अपने पेरेंट्स के नेचर से, जहाँ थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी, इसका मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। इसका मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं निरपक्ष, या निरपक्ष तौर पर के ऊपर। ठीक है यार, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। ठीक है, वी रेफर टू reproduction, okay, organism to the millions of, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, organism reproduced by asexual means also, मतलब कि इसका भी सेम ही मीनिंग हुआ। फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड easily due to millions of spores they produce। मतलब क्या है कि जो फंजाई वगैरह है ना, जैसे ये रिप्रोड्यूस करती है, मल्टीप्लाई करती है, तो ये मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस कर देती है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म के जैसे यीस्ट और हाइड्रा होते हैं, हमने ऑब्जर्व की हुई है बडिंग होती है। प्लेनेरिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि ट्यू रीजनरेशन होती है। ठीक है, मतलब जो फ्रेगमेंटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड क्या होता है? पीसेस। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म ये अपने जैसे कि ये पूरा एक पार्ट है, ये पार्ट इसका हो गया लॉस्ट, तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व की हुई है। इरेज कर दूं थोड़ा बहुत। हाँ, द फंजाई, द फिलमेंटियस एल्गी, ये मॉसेस वगैरह हो गए, मतलब कि ये सारे यार इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। व्हेन इट्स कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, अमीबा हो गए, एल्गी हो गया, उनकी रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सेम ही होती है ग्रोथ के साथ, जैसे मास इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे रिप्रोडक्शन की चर्चा चल रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अक्सर होती रहती है, फिर चाहे वो यूनी हो चाहे वो मल्टी हो। बट सस्पेंस कब आता है? अब when we already define growth as equivalent to increase in number of cellular mass, hence we notice that in single cell organism we are not every clear to about use of two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce। अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बेटा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपने सुना होगा म्यूल्स के बारे में, स्टीराइल वर्कर बीज के बारे में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल के बारे में, that they are not able to reproduce, so what does it mean? They are non living? No, सही बात है, हम नॉन लिविंग थोड़ी ना बोलेंगे कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पक्का ही है कि ये जो म्यूल्स वगैरह हैं दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ, सो इट डजंट मीन दैट कि दे आर नॉट लिविंग। इसी वजह से रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें ये वाली लाइन को ध्यान में रखना है।
ठीक है, इसी वजह से हम इसको भी नहीं कह सकते कि यार ये डिफाइनिंग फीचर है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। क्योंकि जो नॉन लिविंग है, जैसे आपकी चेयर है, आज आपने एक चेयर लाई, 10 साल 20 साल 1 साल बाद वो चार नहीं बनने वाली बेटा, क्योंकि वो दे आर नॉन लिविंग। तो अभी यहाँ पे कुछ लिविंग भी ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर वो भी नॉन लिविंग हो गए, लेकिन हम वो नहीं कह सकते क्योंकि इंसान लिविंग है। वर्कर भी फिर भी है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन वो भी लिविंग है। ठीक है, इसी वजह से फिर ये भी क्या हो गया, आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, इतने आ रहे हैं, अभी है कौन ये डिफाइनिंग फीचर? यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है लाइफ का, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। भाई जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सारी केमिकल से बने हुए हैं। ठीक है, छोटे होते हैं केमिकल, जो छोटे होंगे बड़े होंगे, बिलोंग्स टू वेरियस क्लास साइज। सभी केमिकल्स का डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा, कोई क्या परफॉर्म कर रहा होगा, कोई क्या परफॉर्म कर रहा होगा, और ये चेंज हो जाते हैं इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स में। दीज कन्वर्जन, कन्वर्जन क्यों बोला यहाँ पे, ये वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये चेंज हो जाते हैं इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स में। कन्वर्ट होना, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का और मेटाबॉलिक रिएक्शन का। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब कि लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर चाहे वो यूनी हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उन सभी में ही ऑल वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वाले करेक्टरिस्टिक में कोई ना कोई अच्छी बात होगी। वो सभी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं। नेक्स्ट है ऑल प्लांट एनिमल फंजाई माइक्रोब एक्सिहिबिट मेटाबॉलिज्म। बात समझ गए? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अक्रिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मैं भी खुद भूल गई, क्योंकि बाकी सबका तुमको पता था, मैंने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन नहीं बताई। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अक्रिंग इन आवर बॉडी। टोटल सम, जो सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, ऑल केमिकल रिएक्शन का टोटल सम अक्रिंग जो हमारी बॉडी में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब कि भाई चेयर ले लो, टीवी ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर डेमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। कैसे डेमोस्ट्रेटेड होती है आउटसाइड बॉडी के सेल फ्री सिस्टम में? एंड isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। इस लाइन का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना। कि देखो यार, एक रिएक्शन अभी हो रही है तुम्हारी बॉडी में, थोड़ा स्माइल फेस रख दूं, ठीक है। एक रिएक्शन हो रही है तुम्हारी बॉडी में, कुछ भी हो रही है, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हो रही है, वही मैंने रिएक्शन करवाई टेस्ट ट्यूब में, सेम रिएक्शन मैंने करवाई टेस्ट ट्यूब में। लिविंग वाली तो ये रिएक्शन थी, है ना। तो जो रिएक्शन अब जो मैंने जो टेस्ट ट्यूब में करवाई है, हो तो ये केमिकल रिएक्शन रही है, वो क्या होगी, नेदर लिविंग, वो ना ही तो लिविंग होगी और ना ही वो नॉन लिविंग होगी। मतलब क्या है, हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। इस बात को समझो अच्छे से कि लाइन का क्या मतलब है। कि देखो यार, जैसे जो तुम जो देखो इस बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो रिएक्शन हो रही थी, वही रिएक्शन जो मैंने टेस्ट ट्यूब में करवाई है, वो उसे हम लिविंग थोड़ी ना बोलेंगे।
हो तो ये टेस्ट ट्यूब में रही है ना, उसे हम लिविंग तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली। और जो वो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो तो लिविंग नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन ऐसे करवा रहे हैं तो वो लिविंग नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो है तो लिविंग की ही ना। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शन हो रही है तो ये लिविंग हुई। जब मैंने इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी ये रिएक्शन करवाई, रिएक्शन सेम में करवाई लेकिन मैंने टेस्ट ट्यूब में, तो वो लिविंग नहीं होगी। ऊपर यही उन्होंने बताया हुआ है, वो होगी तो नॉन लिविंग, लेकिन जो रिएक्शन मैं करवा रही होंगी वो क्या होगी, लिविंग। समझ आ गई होगी होप सो। The hence cellular organization of body is defining feature of metabolism। Finally हमें आंसर मिल गया कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम डिफाइनिंग फीचर लिविंग का बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अच्छे से लाइंस क्लियर कराई हुई हैं। बेटा मैंने पढ़ा दिया, यही यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से खुद एक बार पढ़ना है और खुद देखना है। जो डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बता देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। और वन मोर थिंग, इफ़ यू रियली वांट एनी पीडीएफ of any book like related to the biology chemistry, so please comment section में वो भी बता देना। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए वो बता देना, लाइक केमिस्ट्री के ऊपर बता देना, और बायोलॉजी का तो मैं करवाऊँगी ही। और इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस और बनेगी, 3 वीडियोस में ये चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म। उसके बाद मैं सेकंड स्टार्ट करूँगी। सीक्वेंस वाइज चलना है वैसे मेरे को, लेकिन अगर तुमको जल्दी है, कोई लग रहा है कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले ये करवा दो, तो प्लीज़ मुझको वो बता देना। तो ऑल इन ऑल कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर।